अगर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूं तो बिटसैट का जो एग्जाम है वो सिर्फ 30 दिनों में होने वाला है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुमने क्या बिटसैट का फॉर्म भर दिया है या फिर अभी भी सोच रहे हो कि हाँ भरना है भैया, लेकिन अभी सोचा नहीं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि हर साल काउंसलिंग के टाइम मुझे एक ही मैसेज बार बार आता है कि भैया मैं बिट्स पिलानी जा सकता था, बिट्स का एग्जाम भी बहुत ईजी सा ही था, लेकिन मैंने उसको कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी, इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। और जब मैं पूछता हूँ कि क्यों ऐसा किया तो आता है तुम्हारा लेजेंडरी आंसर कि भैया जेई के बाद एनर्जी नहीं बची थी। मतलब 2 साल तक वही कोचिंग, PYQ, टेस्ट सब कुछ किया, लेकिन अचानक से बिटसैट के टाइम पे एनर्जी डाउन हो गई। एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेस अप। एंड फिर बाद में बोलते हैं कि भैया पेपर बहुत टफ था। अरे भैया पढ़ा नहीं था वरना हो जाता। और सच्चाई ये है कि यार पेपर कभी बिट्स का टफ होता ही नहीं है, तुम्हारी प्लानिंग वीक होती है। एंड द फैक्ट इज कि बिटसैट कोई एलियन एग्जाम नहीं है, ये उन एग्जाम्स में से है जहां पे स्मार्ट प्रिपरेशन और स्पीड प्रैक्टिस गेम चेंज कर देती है। तो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगले 30 डेज तक बिटसैट के प्रिपरेशन को सीरियसली ले सकते हो तो मुझे अगर ये प्रॉमिस दे सकते हो कि जो भी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं तुम उसको बिना सोचे समझे अच्छे से फॉलो करोगे, तो ट्रस्ट मी बिटसैट के पहले अटेम्प्ट के बाद ना तुम सैड नहीं बैठोगे और मुझे आके इंस्टाग्राम पे DM करोगे थैंक यू भैया फॉर दैट वीडियो। मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ 1 महीने का कंप्लीट रोड मैप कि अगर तुम्हें बिटसैट में अच्छा स्कोर लाना है तो एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि काउंसलिंग के टाइम तुम्हें ये ना आए मन में कि यार बिटसैट दे देना चाहिए था, मेरे एक फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ भी स्ट्रैटेजी बताऊं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद अपना 100% देने वाले हो। और इस कमेंट से होगा कुछ भी नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली मैं जी जान लगा के प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना प्रिपरेशन से पहले, स्ट्रैटेजी से पहले एक पहला स्टेप आता है एंड दैट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। जेई का जो लेवल होता है एग्जाम का अलग होता है, वहां का पैटर्न अलग होता है। सिमिलरली जेई में भी जेई मेंस का अलग होता है, जेई एडवांस्ड का अलग होता है। वहीं अगर मैं बिटसैट की बात करूं तो बिटसैट जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों से ही बहुत अलग होता है। तो एक्चुअली बिटसैट होता कैसे है, एग्जाम के अंदर क्या चीजें पूछी जाती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या रिक्वायर्ड होते हैं स्किल्स, सबसे पहले उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज कि बिटसैट जो एग्जाम है ना वहाँ पे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जेई एडवांस्ड किस लिए जाना जाता है कि यार जेई के क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, एडवांस में तो क्वेश्चंस हिलते ही नहीं बच्चों से। मेंस में ऐसा होता है कि एडवांस से थोड़ा रिलेटिवली इजी आते हैं, अगर आपने मेहनत किया हो तो आपसे बन जाएगा। लेकिन बिटसैट में ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होती है टाइम की। बेसिकली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुमको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए वहाँ पे मैटर करती है तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी एक्यूरेसी। वहाँ पे ना पेपर खत्म होने से पहले ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे यार भैया वो सारे क्वेश्चंस आते थे बट एग्जाम में टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि एग्जाम में टोटल 130 क्वेश्चंस होते हैं और तुम्हें मिलते हैं 3 घंटे। मतलब अगर एवरेज निकालो तो हर क्वेश्चन का बेयरली 1 मिनट मिलता है तुम्हें। इसलिए बिटसैट जैसे एग्जाम में जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं ना उनका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, लेकिन साथ में उनके पास 2 बहुत इंटरेस्टिंग स्किल्स होती है, फास्ट थिंकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना हम पूरा स्ट्रैटेजी प्लान बनाएंगे एंड उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट कि क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ना ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिटसैट का सिलेबस एग्जैक्टली जेई मेंस की तरह है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स दोनों के सिलेबस ओवरलैप करते हैं, वही PCM है ना, कितना ही नया लाएंगे, लेकिन 100% सिलेबस ओवरलैप नहीं करता। तो इसलिए प्रिपरेशन ब्लाइंडली स्टार्ट करने से पहले बिटसैट का ऑफिशियल सिलेबस समझ लेते हैं, और ये सिलेबस तुम्हें बिटसैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस सिलेबस को देखने का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि उसकी बेसिस पे अपने पूरे प्रिपरेशन को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले तुम ये देखो कि कौन से चैप्टर्स जेई और बिटसैट दोनों में कॉमन है, क्योंकि रियलिस्टिकली अगर तुम जेई प्रिपरेशन कर चुके हो तो इनमें से काफी सारे टॉपिक्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि तुम्हारा जो भी कॉमन चैप्टर्स, कॉमन टॉपिक्स होंगे उसमें से ये आइडेंटिफाई करोगे इसमें से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, और सबसे पहले तुमको उन्हीं स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्विक रिवीजन करके उनको फिनिश करना है। और इसका रीजन काफी सिंपल है, जब तुम पहले उन टॉपिक्स को टारगेट करोगे जो कि तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हारी पूरे प्रिपरेशन में ना एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, तुमको मन करेगा और पढ़ने का। और उसके बाद धीरे धीरे तुम मीडियम, स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स पे शिफ्ट हो सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि बिटसैट का जो पेपर होता है ना वो यूजुअली चैप्टर ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता। जेई में कभी कभी ये पैटर्न दिख जाता है कि यार इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन बिटसैट का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन काफी रैंडम होता है। मतलब एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बिटसैट के प्रिपरेशन में एक चीज तुम्हारे लिस्ट में होनी चाहिए कि तुमको ये कोशिश करनी है कि तुम पूरा ही सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हो। तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते यार कि इस चैप्टर को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आने वाला है तुमको नहीं पता होगा। और उसका मतलब ये भी है कि तुम्हें हर चैप्टर को परफेक्शन के लेवल तक मास्टर करने की जरूरत नहीं है, बट तुमको ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करो। और क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक टू मीडियम लेवल आते हैं, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज डेफिनेटली याद होने चाहिए। कोई नहीं बोल रहा तुमको बिटसैट के लिए एडवांस लेवल वाली चीजें पढ़ो। मैंने बोला ना कि एग्जाम में बिटसैट के या तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे मैक्स, या फिर मेंस के नीचे ही आएंगे, मेंस के ऊपर नहीं आते। 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। तो अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक का बेसिक आइडिया क्लियर है और तुम्हें फॉर्मूलाज याद है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि तुमसे क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि भैया ठीक है, समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है बिटसैट के लिए, लेकिन अगले 30 दिन में एक्जैक्टली ऐसा क्या करना है कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कर पाऊं और इन सब चीजों को मास्टर कर पाऊं। तो अगर तुम्हें इस 30 दिन को डिवाइड
करना है ना, तो रफली इनको 3 फेजेस में ब्रेक किया जा सकता है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट पॉलिशिंग, नंबर 2 स्पीड बिल्डिंग एंड नंबर 3 कॉन्फिडेंस इन एग्जाम सिमुलेशन। चलो इसको एक एक करके देखते हैं अभी। फेज 1 द फर्स्ट 15 डेज। सबसे पहला जो तुम्हारा इनिशियल 12 to 15 डेज है ना, ये तुम्हारा रिवीजन फेज होना चाहिए। यहाँ फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। नए चैप्टर्स यहाँ पे शुरू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी तुमने जेईई के लिए पढ़ा है ना, तुमको सिर्फ उसको ही रिवाइज करना है। अब अगर मैं हर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हर सब्जेक्ट में तुमको एक डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाई करना पड़ेगा बिटसैट के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। एंड इसके लिए लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। बिटसैट का जो फिजिक्स होता है ना, वो जनरली फॉर्मुला ड्रिवन होता है। मतलब तुम्हें यहाँ पे डीप डेरिवेशंस या फिर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रेयरली पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स पे स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग फॉर्मुला मेमोराइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इन टॉपिक्स से ना क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल ही देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होगी। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर फॉर्मुलाज याद करो और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो बिटसैट बहुत ज्यादा सिमिलर है जेईई मेंस की तरह। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटसैट केमिस्ट्री, क्योंकि बिटसैट केमिस्ट्री का काफी पोर्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस और ट्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी रिवीजन बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैलकुलेशन स्पीड, इसलिए रोज थोड़ा टाइम निकालकर मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने से तुम्हारी सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ेगी मैथ सॉल्व करने की, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और मैथ्स के केस में ना कॉन्सेप्ट यूजुअली बहुत ही मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि लाइक आई मेंशन बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं स्लो कैलकुलेशन में। और इसलिए मैथ्स के प्रैक्टिस के टाइम ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो बिल्कुल भी ना हो, एंड एट द सेम टाइम जो तुम्हारा स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा हाई रहे। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो दे आर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तुम इन सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना अपने रिवीजन के टाइम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है मैं मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करता? 10-20 क्वेश्चन लेता एमसीक्यू बेस्ड और कम से कम टाइम देता उनको सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता 10 मिनट में, और जब मैं एक्चुअली इस चीज को अचीव कर पाता ना, तब मैं समझता कि हाँ मेरा प्रिपरेशन सही से हो रहा है। क्योंकि जब आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ के, आपका ऑटोमेटिकली जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैथ्स के केस में क्या करेंगे? पढ़ेंगे कम, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमने पीसीएम की बात तो कर ली, बट बिटसैट में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं आता। यहाँ पे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से, एंड रिलेटिवली यहाँ पे तुम स्कोर बहुत ही इजीली कर सकते हो पीसीएम के कंपैरिजन में। तो इसलिए अगर तुम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को डेली 20 to 30 मिनट्स भी देते हो ना, तुम यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लोगे, बट थोड़ा टाइम जरूर देना। अब जब हमने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, आई एम श्योर कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम तुम सबके मन में आ रही होगी। सबको पता चल गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन सवाल है कि कैसे पढ़ें कि 30 डेज में सब कुछ मेरा हो जाए। कौन से क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चंस का भी तो इतना सारा बैंक है ना, ये कोचिंग, वो कोचिंग, ये भैया, वो भैया, सब कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, राइट? मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। एंड आई नो कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चों का फोकस शुरू से ही जेईई रहा था, तो अचानक से बिटसैट को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर तुम अपने बिटसैट प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हो ना, तो तुम्हें कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए फॉर बिटसैट प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फोडू क्लब का बिटसैट क्रैश कोर्स। इस पूरे कोर्स को ना बिटसियंस ने डिजाइन किया है, खुद ऐसे लोग जिन्होंने बिटसैट क्रैक किया है, जो कि खुद बिट से पढ़े। यहाँ लेक्चर्स में ना सिर्फ थियरी नहीं होती, बल्कि हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ताकि तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर्ड डीपीपीज और चैप्टर टेस्ट्स मिलते हैं, जिससे कि तुम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाते हो। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिटसैट का, उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल सेशंस होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वीकली लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और मेंटरशिप सेशंस होते हैं, जहाँ पे तुम अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और एक चीज जो कि मुझे यहाँ पे काफी सही लगती है, वो ये है कि तुम्हें ये प्रोवाइड करते हैं विद 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो ऑलमोस्ट रियल बिटसैट एग्जाम इंटरफेस के जैसा डिजाइन किया गया है, ताकि जो तुम्हारा एक्चुअल बिटसैट के एग्जाम का एनवायरमेंट होगा, तुम खुद को उससे रूबरू करा सको अभी के अभी। और बिटसैट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसके बारे में बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता। अगर तुम बिटसैट के 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो ना एग्जाम हॉल में, तो उसके बाद तुम्हें 12 एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मतलब अगर तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही अच्छी है, तो तुम एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पूरे स्कोर को पुश करने के लिए, जो कि काफी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि 130 क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते। फोडू क्लब में तुमको उसकी भी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि तुम ये डिसाइड कर पाओ कि बोनस क्वेश्चंस तक कैसे पहुंचे और कब बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सेफ होगा तुम्हारे लिए। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ये जो फोडू क्लब का क्रैश कोर्स है ना, वो तुम्हें सिर्फ पढ़ाता नहीं है, ये तुम्हें बिटसैट को क्रैक करने का रियल एग्जीक्यूशन प्लान देते हैं। तो अगर तुम एक्चुअली में सीरियसली बिटसैट को कंसीडर कर रहे हो, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जब तुम खुद को इसके लिए एनरोल कर रहे होगे, तो यू कैन यूज द कोड NOVA10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर तुम इस चीज को कंसीडर कर भी रहे हो ना, तो जल्दी से जल्दी करना, ताकि तुम इसका मैक्सिमम यूज कर पाओ। पता चला कि आने वाले 10 डेज वेस्ट कर दिए, फिर 11th डे पे जाके इसको खरीद रहे हैं, तो पैसे भी जाएंगे और ज्यादा यूज भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक दिस डिसीजन राइट नाउ वेदर यू वांट दिस और नॉट, ताकि तुम इसका मैक्सिमम यूज कर पाओ। अब वापस
रोड मैप पर आते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुमको पहले 10 से 15 दिन क्या करना है। अब बात करते हैं उसके बाद के जो 10 दिन है उसमें क्या करना है। अब तक तुमने तुम्हारा मेजर रिवीजन कर लिया है, तो ये जो आने वाले 10 दिन है ना, इसमें हम मेजर फोकस करेंगे स्पीड बिल्डिंग पे। और स्पीड बिल्ड करने का ना सबसे ईजी तरीका होता है मॉक टेस्ट देना। इसलिए जो आने वाले 10 दिन है उसमें हम देंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट देना। तुमको देखना पड़ेगा कि यार मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कौन से जगह पे सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे मैं फॉर्मुलाज भूल रहा हूँ। बिकॉज दिस इज व्हाट विल मेक योर प्रिपरेशन बेटर। एट द सेम टाइम जब भी तुम घर पे मॉक टेस्ट दोगे ना, तो ट्राई करना कि तुम अपना जो टाइमर सेट कर रहे हो वो उतना मत करना जितना एक्चुअल एग्जाम का होता है, उससे हाफ आवर कम करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर तुम घर पे कम टाइम में इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एग्जाम हॉल में जो गिवन टाइम है वो तुम्हारे लिए एनफ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट के 5 डेज में क्या करना है बिटसेट के लिए। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि लास्ट के 5 डेज में कोई भी नया टॉपिक हम नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वर्स्ट केस में पढ़ने का मन भी कर रहा है, पढ़ना भी है, तो सिर्फ बेसिक्स देखना, फॉर्मुलाज याद करना, बहुत ही डिटेल में मत घुसना। क्योंकि इस टाइम पे ना मेनली तुम्हें अपने प्रिपरेशन को स्टेबलाइज करना है। मतलब फोकस होना चाहिए क्विक रिवीजन पर, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज रिकॉल करने पर और थोड़ी सी लाइट प्रैक्टिस करने पर, ताकि तुम्हारा बिटसेट के लिए फ्लो मेंटेन रहे। इमेजिन कर सकते हो कि ये फेज तुम्हारा एक्चुअली में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज है, ताकि जब मैं एक्चुअल में एग्जाम हॉल में एंटर करूँ तुम बिटसेट के, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार मैंने इनफ प्रिपरेशन करा है, जो भी आएगा देख लेंगे। क्योंकि ना एक पॉइंट के बाद तुम्हारा नॉलेज कितना है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम अपने अवेलेबल नॉलेज को कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने कामली एग्जाम हॉल में अप्लाई कर पा रहे हो, कैसे तुम उस प्रेशर को हैंडल कर रहे हो। अगर तुम ये कर पाते हो ना, तो भले ही तुम्हारा नॉलेज थोड़ा 20 का 19 होगा, बट तो भी शायद तुम किसी 20 नॉलेज वाले बंदे से बेटर परफॉर्म करोगे और उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे। और ये हर एग्जाम में अप्लाई होता है। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। आने वाले कुछ वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम किस कॉलेज में जाते हो ना, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का ट्रैजेक्टरी डिसाइड कर लेता है। इफ यू डोंट नो, तो जो बिट्स पिलानी है वो बहुत सारे IIT से भी बहुत ऊपर रैंक करता है। तो नो मैटर तुम्हारा IIT हुआ नहीं हुआ, तुम कितने सैड हो, सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बस इस पे फोकस करो। क्योंकि इस स्टेज पर ना प्रिपरेशन नॉलेज का गेम नहीं रहता। जब इतना कम टाइम बचा हो, जब आपने ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है PCM पढ़ने में, अब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का गेम है कि कितना तुम मॉक टेस्ट देते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना रिवीजन करते हो, दैट इज ऑल। तो एंड में बस इतना बोलूंगा कि डिसीजन तुम्हारे हाथ में, कि तुमको एक एवरेज एस्पिरेंट बन के रह जाना है, जो कि बस एग्जाम हॉल में जाता है, एग्जाम देता है और फिर रिजल्ट का वेट करता है, जस्ट टू क्राई आफ्टर द रिजल्ट। या फिर तुमको अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस को अपने हाथ में लेना है और खुद से डिसाइड करना है कि तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा जाएगा। एंड दैट कैन ओनली हैपन जब तुम आने वाले 30 दिनों में अपना 200% दोगे। तो क्या तुम आने वाले 30 दिनों में अपना बेस्ट देने वाले हो? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है फोडू क्लब को लेकर, बिटसेट को लेकर या फिर किसी भी और एग्जाम को लेकर, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।